चलिए आइए, क्या है कि मैथ तो हम आपको पढ़ा ही रहे थे। आज एक नए सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है जीके एंड जीएस। समझ गए? ये आखिर क्या है, जिसे आप जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जो कहते हैं आप, और जीके को आप क्या रटना ही पड़ेगा या कुछ उसका भी कंटेंट आता है या उसको हम समझ सकते हैं। हम प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत कुछ जीके वगैरह भी सिखाने के लिए, प्रयास करेंगे सिखाने का, हम आपको रटाने का नहीं। अगर सीखे तो अच्छी बात है आपको, और आपको अगर इससे 10% भी फायदा होता है तो देखिए वीडियो, और नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, स्किप वाला है ऑप्शन, निकलेगा, है ना। तो आज हम एक सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे जीके जीएस के लिए। वो हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सारा कुछ का आपका थ्योरी बेसिस, डायग्रामेटिकल बेसिस हम कंटेंट लेकर के चलकर समझने का प्रयास करेंगे। आज एक टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं छोटो, और उस टॉपिक्स का नाम है वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगला चैप्टर है। इतिहास, जिसे देखिए इतिहास को ना आप मेन रूप से कालखंड के अनुसार बांटिएगा तो 3 कालखंड में बांटिएगा। पहला प्रागैतिहासिक काल, अर्थात वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरा कहता आध ऐतिहासिक काल, मतलब ऐसा ऐतिहासिक काल जिसका लिखित प्रमाण तो है पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में लिख के चला गया, ये पता ही नहीं लगता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एक राजगीर में मिलता है, सोन भंडार। उसमें कहा जाता है कि कुछ लिखा गया है लेकिन उसको हम पढ़ अभी भी नहीं पा रहे हैं। प्रयास जारी है, हम लोग राजगीर वाले इस उम्मीद में है तो कभी तो खुले, कुछ तो हाथ लगवे करेगा प्रभु, समझ रहे हैं ना। तो इसी उम्मीद में जिंदा ट्राई हम भी एक दिन क्या किए ना कि हमें भी लगा कि भाई पढ़े लिखे का थोड़ा बहुत तो लगता है ना कि भाई पढ़े लिखे हैं, घमंड तो थोड़ा रहवे करता है, उसको घमंडी कहिए या कहिए जो एटीट्यूड, तो लगा कि चलो चलकर देखते हैं आखिर ऐसा क्या लिख दिया है। तो गए तो वास्तविकता में कुछ अलग तरह का शैली है, अलग तरह की भाषा है, समझ में तो आ नहीं रही है। तो बात तो वही है कि हम मूर्खट्टे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो पढ़े लिखे, ये लिखने वाला ही अनपढ़ होगा, ऐसे ही रगड़ के चल गया, खरोष्टी ब्राह्मी कुछ में लिख दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो एक होता है आधे ऐतिहासिक काल, फिर से समझ लो कालखंड के अनुसार, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जिसका लिखित प्रमाण है और जिसे हम पढ़ भी रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, ऐतिहासिक काल। अब इस ऐतिहासिक काल को भी आपको देखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, एशियंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मीडियन हिस्ट्री, और तीसरा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास में आपको एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है और उस चैप्टर का नाम है आपको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। काल क्या होता है और सभ्यता क्या होता है, समझ गए? इसको पहले समझते हैं। काल शब्द है ना बाबू, इस काल मतलब भूतकाल, भविष्य काल, समझ रहे हैं, वर्तमान, ऐसे बोलते हैं ना। काल मतलब समय अवधि, और सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, रहने का, रहन सहन का जो तरीका था, वो किस तरह से वो लोग रहा करते थे, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक काल के नाम से भी इसको जानते हैं या वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक काल क्या है, जिसे हम वैदिक काल भी कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। तो इतिहास को समझने के लिए जो सबसे प्राचीन स्रोतों में गणना होता है ना, वो गणना होती है धर्म ग्रंथों की। किसकी? धर्म ग्रंथों की। धर्म ग्रंथ जो है, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए आपको धर्म ग्रंथ पे डिपेंडेंट रखना पड़ेगा।
दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ पे डिपेंडेंट रहेगा। धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका है बाबू, समझ गए। चाणक्य वगैरह की पुस्तक जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। कुछ विदेशी विवरण विदेशी यात्रियों का, जैसे आप लिख लीजिए मेगास्थनीज द्वारा इंडिका ही। चाहे ऐतिहासिक ग्रंथ में एक और बहुत ही अच्छी पुस्तक की चर्चा होती है, राजतरंगिणी या राजतरंगिणी जिसे आप कहते हैं, जो कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है, समझ गए। तो इसकी भी चर्चाएं आपको अच्छा खासा उसमें मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथ में। आप कुछ तीर्थ यात्री या विदेशी यात्री जो भारत घूमने आए और उस पर उन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना कर दी, उसको भी हम क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास को समझने का एक अच्छा स्रोत है। जैसे आप देख लीजिए मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक एक इंडिका है, वही मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा रहने के लिए, जब चंद्रगुप्त वो आक्रमण करेगा, समझ गए, वो तब साथ में आता है। और भारत के मतलब मगध कहिए एक तरह से, मगध की समृद्धशीलता को देख करके उसका दिमाग चकाचौंध हो जाता है, अरे ये क्या है प्रभु। तो एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। और एक चीज और आपको बता दे, इतिहास का पिता अगर पूछे आपको तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 430 ईसा पूर्व सबसे पहले उसी ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिका। कब लिखा था? 430 ईसा पूर्व। और इसी में उसने सबसे पहले एक वर्ड प्रयोग किया था, हिस्ट्री, हिस्टोरिया, समझ गए। इसी से निकल के आता है वो इतिहास का जो अंग्रेजी वर्ड है, समझ गए। इतिहास का पिता हेरोडोटस को सबसे पहले किसने कहा? तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास को पिता हेरोडोटस को सबसे पहले किसने कहा? तो वो है सिसरो ने। ये क्या हो रहा है? चलिए, सिसरो ने। किसने कहा? सिसरो ने। लेकिन यही अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का पिता उसी पहले लेखक को, विदेशी तीर्थयात्री जो इंडिका का रचनाकार है, मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास का पिता पूछ देगा तो किसको? मेगास्थनीज को। तो वो हो गया आपका क्या, एक तो पहला धार्मिक ग्रंथों पे डिपेंडेंट रहिए अगर प्राचीन इतिहास को समझना है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथों पे डिपेंडेंट रहिए, या तो तीसरा विदेशी तीर्थयात्रियों पे डिपेंडेंट रहिए, चौथा कहीं कहीं देखिएगा खुदाई वगैरह होगा ना तो पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाएंगे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो खुदाई होती है वहां आपको कुछ साक्ष्य मिल गए तो उसके माध्यम से भी आप प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास में सबसे अच्छा एक चैप्टर आ रहा है हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ये वैदिक काल क्या है या वैदिक काल सभ्यता क्या है? सभ्यता इसलिए कहेंगे ना क्योंकि आर्य लोग आकर के वहां रहने लगेंगे और उन्हीं द्वारा ये वेदों की रचना की जाती है। तो वैदिक काल क्यों कहेंगे? तो कहता है जिस काल में, अर्थात जिस समय अवधि में वेद की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेद। वेद क्या है वो आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। वेद 4 होते हैं और वो एक संस्कृत शब्द विद का हिंदी रूपांतरण है, समझ गए। तो वेद का रचना जिस काल में हुआ उसको हम कहेंगे वैदिक काल। पूछेगा वैदिक काल किसे कहा जाता है, या जिस काल में वेद की रचना की गई उसे हम क्या कहेंगे? तो वैदिक काल। क्या कहेंगे? वैदिक काल, या उसको हम वैदिक काल भी कह सकते हैं या वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। अब सभ्यता वर्ड कहां से आता है? तो कहता है आर्यों द्वारा, ध्यान से समझिए, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता कह सकते हैं। फिर से समझ लें, कह रहा है 2 तरह से इस डिफिनेशन को हम याद रख सकते हैं। एक तो जिस काल में वेद की रचना हुई उसको हम वैदिक काल कहेंगे या वैदिक सभ्यता कहेंगे। दूसरा कहता है आर्यों द्वारा, अथवा हम आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहेंगे? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। अब ये आर्य क्या है? आर्य मूलतः थे कौन, कहाँ के रहने वाले थे, भारत में ये क्या करने आए और किस तरह से इन्होंने भारतीय परिवेश में वैदिक ग्रंथों की रचना की, ये सारे हम आगे चल करके चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर वैदिक काल क्या है। तो नॉर्मल सी भाषा में बोलचाल के याद में कह दें तो कहें कि सर जी जिस काल में वेद की रचना हुई उसको हम कहेंगे वैदिक काल,
अथवा वैदिक सभ्यता। ज्यादा अगर आप ट्रांसलेट वगैरह करते हैं शब्द किताबी भाषा में कहते हैं तो एक शुद्ध शब्द में कह सकते हैं कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। समझ गए? इस वैदिक काल को पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। किसी भी चीज को समझने के लिए ना छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। समझ गए? तो वैदिक काल को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, पहला कौन सा काल? ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। फिर से समझ लें, अध्ययन के दृष्टिकोण से वैदिक काल को कितने भागों में? दो भागों में। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो समय अवधि मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर से समझ लिए, ऋग वैदिक काल की समय अवधि माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि वही देखिएगा उत्तर वैदिक काल की समय अवधि मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। समझ गए? तो कहा जाता है वैदिक काल क्या है? तो कहा जाता है कि जिस काल में वेद की रचना हुई उसको हम वैदिक काल कहेंगे, या आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहेंगे? हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटे हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की समय अवधि पूछ देगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की समय अवधि पूछ देगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ऋग वैदिक काल क्या होता है और उत्तर वैदिक काल क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो कहता है कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, काल मतलब समय अवधि, जिस समय अवधि में ऋग्वेद, अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या है? वेद जो है ना वो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है। इस विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ क्या होता है? जानना। वेद का अगर कोई पूछ दे रचनाकार कौन है तो वेद के कोई रचनाकार नहीं है। वेद के लिए या वैदिक ग्रंथों के लिए एक शब्द यूज होगा श्रुति। कौन सा शब्द? श्रुति। श्रुति मतलब सुना हुआ। वेद जो है ना वो सुना हुआ है, किसी के द्वारा लिखा गया नहीं है। हाँ, वेद के अगर संकलन करता पूछ दे जमा करने वाले कौन है, लिखने वाले नहीं बल्कि जमा करने वाले, रचयिता नहीं, तो वो होते हैं वेद व्यास, जिनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है जो कई बार बीपीएससी वगैरह में, एसआई वगैरह में, और यहाँ तक कि आपको देख लीजिएगा पीसीएस तक में पूछा हुआ है कि वैदिक ग्रंथों के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो श्रुति। श्रुति का अर्थ सुनना। अर्थात वेद के अगर रचयिता पूछ दे तो आप कह सकते हैं अपौरुषे। अपौरुषे मतलब किसी व्यक्ति द्वारा ये नहीं लिखा गया है, किसी अदृश्य सत्य या कहिए कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसको सुनाया लेकिन उसको जमा करने का काम किया वेद व्यास ने। समझ गए? तो अभी फिलहाल आते हैं जिस काल में वेद की रचना हुई उसको हम कहेंगे वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल का 600 ईसा पूर्व। तो वेद के बारे में आ रहे थे। वेद मुख्यतः होता है संस्कृत के विद वर्ड से। विद का अर्थ जानना, और ये वेद को हम चार भागों में बांटेंगे बाबू। पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। समझ गए? तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसको हम ऋग्वेद काल कहेंगे या ऋग वैदिक काल कहेंगे, और जिस काल में ऋग्वेद को छोड़ करके अन्य तीनों वेदों की रचना हुई उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ एक शब्द आ रहा था आर्य। आर्य के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद वेद में एंट्री लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम एंट्री लेंगे। समझ गए? तो आइए समझते हैं पहले हम आर्य के बारे में। आर्य जो मुख्यतः है वो आर्य, वो ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो आर्य लोग हैं जिन्हें आज आप वैदिक कर्मकांड का जनक मान सकते हैं, जो आज के समय में हम आज की पीढ़ी में उनको ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, पुरोहित के नाम से जानते हैं, जो वैदिक कर्म कांड के जनक माने जाते हैं, वो एक व्यक्ति हैं मैक्स मूलर।
व्यक्ति का नाम क्या है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्य लोग आज हैं, जो सामाजिक स्तर पर, इसको आप मत देखिएगा, जो किताबी शाखा या किताबी भाषा में दिया गया है वो चीजें हम आपको समझा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो आर्य, कौन? मैक्स मूलर, कि जो आर्य हैं वो भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं, वो तो मूल निवासी मध्य एशिया के थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, आर्य मुख्यतः निवासी थे कहाँ के? मध्य एशिया के। आर्य मुख्यतः निवासी कहाँ के? मध्य एशिया। बाबू आर्य लोग को देख लीजिए, आर्य जो मूलतः निवासी है वो कहाँ के हैं? मध्य एशिया के। मध्य एशिया से भारत में ये प्रवेश करते हैं, इस क्षेत्र से होते हुए, समझ गए? इधर से आइए ना, अफगानिस्तान के रास्ते हुए प्रवेश करते हैं और अफगानिस्तान और पंजाब वाले एरिया में बस जाते हैं, समझ गए? तो अगर पूछ दे आर्य मूलतः निवासी थे कहाँ के, तो मध्य एशिया के, और भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। ये जो आर्य भारत में प्रवेश किए, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ। कई बार आपको ये क्वेश्चन और पूछा गया है कि आर्य का अर्थ होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। फिर से समझे, आर्य मतलब क्या? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि ये लोग जो थे ना संस्कृत बोला करते थे। आज से प्राचीन काल में देखिएगा भारतीय सभ्यताओं में जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। तो आज भी देखिए जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ है, जैसे जो हमारा सबसे बड़ा उपदेश का ग्रंथ है भागवत गीता, भगवत गीता जिसे आप कहते हैं, वो मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। तो आर्य की जो मूल भाषा थी वो थी संस्कृत। आर्य की जो मूल भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। और आर्य लोग, फिर से समझ ले, आर्य की मूल भाषा संस्कृत और खुद को वो मानते थे श्रेष्ठ। इसलिए पूछेगा आर्य का अर्थ होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता? आर्य अपने आप को क्या कहते थे? कि हम श्रेष्ठ हैं। और भारतीय जो मूल निवासी थे आर्य लोग, उनके लिए एक वर्ड उपयोग करते थे जिसको कहा जाता था दस्यु। दस्यु पूछेगा ऋग वैदिक काल में दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अनार्यों के लिए। आर्य के लिए नहीं, अनार्यों के लिए। जो आर्य नहीं है उनके लिए दस्यु, दास शब्द उपयोग होता था, समझ गए? तो आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और ये मूलतः निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। भारत में कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य लोग की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत। इनको भोजन, जो इनका मुख्य रूप से भोजन था वो दूध और दूध से संबंधित उत्पाद ही थे, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। उस समय के लिए ये लोग, आर्य लोग, हमेशा सात्विक भोजन किया करते थे, तामसिक भोजन नहीं किया करते थे। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, नॉनवेज वगैरह, देखिए उस समय की बात है। अब आप समाज के स्तर पर हम बार बार करें लीजिए, अब तो ऐसी भी स्थिति हो गई है कि कई ऐसे पुरोहित ब्राह्मण है जो कहते हैं यार चलो रे कुछ मिलेगा, बात है कि मिल जाए तो लपेटिए देंगे, जो हुआ जो देखा जाएगा, समझ रहे हैं? तो अब बड़ा अलग तरह का मैटर हो गया। लेकिन उस समय मेन रूप से जो भी थे उनका मुख्य भोजन जो था बाबू वो था आपका, आज भी जो सही मायने में ब्राह्मण है बाबू, जो सही लोग हैं, आज भी हम नहीं इस करते हैं, वो आज भी तामसिक भोजन में बिलीव नहीं करते हैं, वो आज भी सात्विक भोजन करते हैं। आज भी वो किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन नहीं किया करेंगे। लहसुन, प्याज हो गया और भी जो आप समझ रहे हैं नॉनवेज वगैरह, वो नहीं खाते हैं। उनका मेन रूप से भोजन ही था क्या? दूध और उससे संबंधित उत्पाद, समझ गए? तो आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत, मुख्य भोजन दूध एवं उससे संबंधित उत्पाद, मुख्य पेय पदार्थ, तो मुख्य पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे सोमरस। सोमरस किसको कहते हैं? जो वनस्पति पेड़ पौधों से रस प्राप्त होता था मीठा, उसको ग्रहण करते थे। आजकल हमारे बिहार में भी एक चीज को सोमरस बोला जाता है, वो स्काई जूस, समझ रहे हो ना? वो क्या कहते हो गांव में, इसको बोलता है ताड़ी। हाँ, वही स्काई जूस, समझ रहे हैं? उस समय देखो कितना अच्छा बोला जाता है, उसको बोला जा रहा है सोमरस। देखिए क्या है ना,
आप कभी जहर बेचने वाले के पास भी बैठिएगा ना तो जहर के नुकसान से ज्यादा वो फायदा बता देगा आपको। ये वो हाल होता है। कभी LIC वाला एजेंट के पास बैठिए, आप यकीन मानिए आपको जिंदा रहने से ज्यादा वो मरने के फायदा आपको बतावेगा। इसलिए बेहतर होगा कभी LIC वाला से अगर मिलिए तो अकेले में मिलिए, और खास करके जिनका शादी विवाह हो, वाइफ को तो बगल में रख के मत मिलिए, नहीं तो मालूम हुआ कि निपट गए। समझ रहे हैं ना? इसलिए सोच समझ के ये बड़ा मामला गड़बड़ होता है। तो पहले के लोग इसको कहते थे सोमरस। क्या है? सोमरस। उनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। समझ में आ रहा है? तो आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत, भोजन, दूध एवं उससे संबंधित उत्पाद, मुख्य पेय पदार्थ पूछ देगा तो सोमरस। समझ रहे हैं ना? मुख्य व्यवसाय। अच्छा बताइए, भारत में वो आ रहे हैं, अफगानिस्तान वाले एरिया जो आज भी पथरीली और पहाड़ी इलाका है बाबू, पंजाब उंजाब में अच्छी खासी 5 नदियों की भूमि, इसलिए उसको पंजाब बोला जाता है। कृषि का अच्छा खासा वहाँ सोर्स मानिएगा। आज भी देखिएगा पंजाब कृषि के मामले में बहुत आगे है। समझ गए? तो वहाँ जब ये लोग आते हैं तो सबसे पहला जो इनका व्यवसाय होता है वो होता है कृषि और पशुपालन। तो अगर पूछ दे आर्यों का मुख्य व्यवसाय था तो कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। आर्य लोग सबसे पहले भारत में आते हैं और पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में बसते हैं, तो वो कृषि करना शुरू करते हैं। अब पशु लोग को पालना शुरू करते हैं। अब पशुओं में भी उनका सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। घोड़ा इसलिए ना क्योंकि आज ना आप हम आने जाने के लिए आवागमन के बहुत सारे माध्यम हो गए। पहले लोग सफर के लिए घोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया तो खच्चर, बैलगाड़ी, यही सब उपयोग लोग किया करते थे। इसलिए कहीं आने जाने के लिए घोड़ा बहुत ही मुख्य रूप से माना जाता है। पहले राजा लोग के पास भी देखिएगा बड़े बड़े लोग अपने पास घोड़ा रखा करते थे। इसलिए अगर पूछ दे आर्यों का मुख्य व्यवसाय तो कृषि एवं पशुपालन। आर्यों का सबसे प्रिय पशु तो कौन? घोड़ा। समझ गए? लेकिन आर्यों का सबसे मूल्यवान पशु, पहले क्या आर्यों का नहीं सभी लोग के लिए सबसे कीमती वस्तु जो मूल्यवान पशु था वो था आपका गाय। गाय को उस समय बोला जाता था बाबू आधन्या। गाय इसलिए मूल्यवान था ना क्योंकि देख लीजिए भोजन के लिए क्या कर रहे हैं, दूध एवं उससे संबंधित उत्पाद। आज भी हम गाय को अपनी माता के रूप में मानते हैं। समझ गए? गाय जो है प्राचीन काल से ही हमारे लिए पूजनीय है। पहले सबसे ज्यादा जो कीमती वस्तु थी वो गाय माना जाता। आज ना बंगला गाड़ी और इससे आप अपनी क्षमता दिखाते हैं, हैसियत दिखाते हैं कि हम इतना धनी है। पहले माना जाता था कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा गाय है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी माना जाता था। और याद करिए प्राचीन काल से ये मान्यताएं चली आ रही कि आज भी कभी अगर दान करने की बारी आती है तो हम ब्राह्मण लोग को गौ दान करते हैं। याद करिए वैदिक कर्मकांड के जन्मदाता वही हैं। दान में लेंगे कीमती वस्तु की मामूली वस्तु, तो उस समय सबसे ज्यादा कीमती गाय, इसलिए कहा कि तुम गाय दान करो। समझ गए? तो गाय सबसे मूल्यवान वस्तु मानी जाती थी उस समय, और गाय को उस समय अधन्या कहा जाता था। अधन्य मतलब या अधन्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु। समझ गए? अगर कोई व्यक्ति गलती से भी गाय को मार देता था, अगर गलती से भी अगर उसको गाय की हत्या होगी तो गौ हत्या वाला उस पे पाप तो लगता ही लगता था। उस व्यक्ति के लिए देश निर्वासित जैसे सजा का प्रावधान था। इतना ही नहीं, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। तो अगर पूछ दे कि वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय पशु कौन सा था तो वो सबसे प्रिय पशु घोड़ा, लेकिन सबसे मूल्यवान पशु अगर पूछ देगा तो वो हमारा होगा गाय। और गाय को उस समय कहा जाता था वो अधन्य। अधन्य या कहीं कहीं इसका वर्ड एक और मिलेगा छोटू, अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। समझ गए? तो एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा पूछा जाता है कई बार कि ऋग वैदिक काल या वैदिक काल के दौरान किस पशु के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर दे वैदिक काल के दौरान, गौ हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए कौन से सजा का प्रावधान था? तो देश निर्वासित या मृत्युदंड। समझ गए? गाय हमारा है। आज भी बाबू गाय जो है ना उसका दूध आपका काफी पौष्टिक है। समझ रहे हैं? देखिएगा गाय दूध भी रहेगा, गाय का दूध जो होता है ना हल्का पीला, समझ गए, कैरोटीन के कारण, वो स्थिति साइंस का है, वो अलग चीज है, वो बहुत ही कीमती वस्तु है। समझ गए? चलिए आइए, तो आर्य लोग की मुख्य भाषा संस्कृत, मुख्य भोजन दूध एवं उससे संबंधित उत्पाद।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय कह देगा तो कृषि एवं पशुपालन, सबसे प्रिय पशु कह देगा तो घोड़ा। समझ गए। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस, सबसे मुख्य कीमती मतलब प्रमुख पशु अगर आपका कह रहा प्रिय पशु तब घोड़ा, सबसे कीमती पशु कह देगा तो वो क्या होगा गाय। समझे। वैदिक काल के दौरान सबसे कीमती वस्तु माना जाता था, ये अति पशु माना जाता था। और गाय के लिए कौन सा शब्द अधन्य, अधन्य का अर्थ ना मारे जाने योग्य व्यक्ति पशु। समझ गए। एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु, तो आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु है आपका लोहा। कौन सी धातु? लोहा, जिसे उस समय श्याम आयस कहा जाता था, जबकि वैदिक काल के दौरान तांबा को कहा जाता था लोहित आयस। एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ, समझ रहे हैं ना। लोहा कह रहा है तो श्याम आयस, लोहा को क्या कहा जा रहा है? श्याम आयस। लेकिन तांबा को देखिए लोहित आयस। कई बार क्वेश्चन पूछेगा ना, वैदिक काल के दौरान लोहा को कहा जाता था, अवसर रह जाएगा श्याम आयस और लोहित आयस। तो चलो क्या करता है लोहित आयस अपन कहता कि यह तो एगो बनवे किलो अल्सर, अब वो मालूम हो कि गड़बड़ हो गलो। तो लोहा मतलब लोहित आयस नहीं, लोहा मतलब श्याम आयस, और तांबा को कहा जाता था लोहित आयस। तो पूछ दे आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा, समझ गए, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम आयस। समझ में आ रहा है। तो वैदिक काल में हम पढ़ेंगे, आर्यों के बारे में जान रहे हैं तो आर्य मुख्यतः निवासी मध्य एशिया का, भारत में आकर बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में। मुख्य पेय पदार्थ अति, मुख्य भाषा संस्कृत, मुख्य भोजन दूध एवं उससे संबंधित उत्पाद। मुख्य पेय पदार्थ बोल देगा तो सोमरस। मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन, सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा, लेकिन बहुत कीमती पशु पूछ दे कि मूल्यवान पशु तो गाय। गाय के लिए कौन से शब्द? अधन्य, अधन्य मतलब ना मारे जाने योग्य पर। खोजी गई पहली धातु लोहा, लोहा के लिए कौन से वर्ड? श्याम आयस। समझे। चलिए इसके बाद आगे आते हैं और समझते हैं हम आर्यों की सभ्यताएं कैसी थी, आर्य के समय सामाजिक स्तर कैसा था, किस तरह से समाज में लोग रहा करते थे, किस तरह से लोगों के बीच में रहन सहन की पद्धति थी। तो आइए आर्य लोग याद करिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि कहाँ होगा बाबू? ईडन गार्डन स्टेडियम में नहीं ना, एनएस पे नहीं ना, तो गांव वगैरह में। तो गांव की जो सभ्यताएं हैं जिसे हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, तो आर्यों की सभ्यता मानी जाती है बाबू। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। और उससे जो गांव का, जिसे आज देखिएगा गांव के जो होते हैं उसमें पंचायत वार्ड होता है, वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर, समझ रहे हैं, मुखिया सरपंच, इस तरह से होता। उस समय जो पूरे गांव का जो मुखिया होता था ना, उसको कहा जाता था ग्रामीणी। पूछेगा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता या वैदिक सभ्यता पूर्णतः थी कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामणी। और विश्व के जो देख रेख करते थे, जैसे आज ना आप कई तरह के अस्त्र शस्त्र चल चुके, पहले लोग मुख्य रूप से विष जो होता है, जिसे आप जहर कर सकते हैं, पॉइजन कर सकते हैं, लोग उसी का उपयोग करते थे। किसी को मार रहा है तो उसके भोजन में जहर मिला दिया, समझ रहे हैं, किसी भी माध्यम से उसके शरीर में जहर डाल दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो उस विष को बड़ा सोच समझ के देख रेख करने के लिए रखा जाता था। उस विष की देख रेख वाले को क्या कहा जाता था? विषपति। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता, लेकिन वो सभ्यता कैसी? ग्रामीण सभ्यता। और उस ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामणी, और जो पूरे विश्व के देख रेख करता था उसको क्या कहते थे? विषपति। समझिए आर्यों के द्वारा सामाजिक स्तर कैसा था, समाज में किस तरह का महत्व चलता है। जैसे आज देखिएगा, आज भी हमारे समाज में घर में जो मुख्य सदस्य होते हैं बाबू, जो घर का मुखिया कहलाता है, जिसे हम कह सकते हैं आर्यों के समय से ये सभ्यताएं चली आ रही है, वैदिक सभ्यता का। तो घर का मुखिया माना जाता है पिता। पैतृक प्रधान समाज आज है हमारे, आज भी देखिएगा पुरुष प्रधान समाज चल रहे हैं। हालांकि अब ये नाम का रह गया है, काहे का पुरुष प्रधान समाज, समझ ही रहे हो। पिताजी का वही अधिकार है बाबू जो घर में समझ लो जो कि देश में राष्ट्रपति का है। वास्तविक में कार्यपालिका के प्रमुख तो कौन है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक मुखिया तो मम्मी है। पिताजी तो बस वही है कि सारी शक्तियां हैं, लेकिन उपयोग के लिए अगला आदमी से परमिशन लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो स्थिति वही हाल हो गया है। तो
सामाजिक स्तर पर उस समय समाज था पितृ प्रधान, जो अभी भी चला आ रहा है। अभी भी घर में किसको माना जाता है? मुखिया, पिताजी को। जब कभी प्रॉब्लम है तो पापा को आगे कर दो, नहीं है तो लेडीज इज फर्स्ट है, ये समझिए रहे हो। और पिताजी को उस समय पूछ देगा, आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वही हम जब पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये मातृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में माता को महत्व दिया जाता है, समझ गए। लेकिन आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसे कहा जाता था पितृ प्रधान समाज, अर्थात पिता को प्रधानता था। और उस समय पिता को बोला जाता था कुलप, कुल का मुखिया है, इन्हीं से कुल चलेगा, समझ गए। कुलप पूछेगा वैदिक सभ्यता के दौरान या आर्यों के समाज में पिता को क्या कहा जाता था? कुलप। तो गांव का मुखिया हो गया तो ग्रामीणी, समझ गए। विष की देखरेख करे वाला विषपति, घर के देखरेख करे वाला को तब पैतृक समाज, पितृ प्रधान पिता। लेकिन अगर पूरा एरिया को देखना है, पूरे सारे एरिया को, तो उस एरिया को देखने वाले आर्य सभ्यता के जो माने जनता के जो सबसे प्रमुख शासक होंगे उनको कहेंगे राजन, राजा। राजा लोग उस समय पूरे सभी जगह देखा रेख करते थे, समझ गए। तो पूछेगा वैदिक सभ्यता के दौरान जनता की देखरेख करने वाले शासक को कहा जाता था राजन। फिर से समझ ले, वैदिक सभ्यता के दौरान गांव की जो सभ्यताएं थी कैसी? ग्रामीण सभ्यता, गांव की देखरेख करने वाला ग्रामीणी, समझ गए। गांव की देखरेख करने वाला ग्रामीणी, घर की देखरेख करने वाला पितृ प्रधान है तो पिता कुलप, और जो पूरा सभी चीज को देखेगा उसको कहेंगे राजन, और जो विश्व की देखरेख करेगा उसको विषपति। सभ्यताएं जो हैं वो आर्य लोग का जो था वो मुख्य रूप से पैतृक प्रधान ही चला था, समझ गए। आइए, राजा आर्य जो लोग थे उस समय वैदिक काल के दौरान अगर राजा को सलाह चाहिए ना किसी मसले पर, किसी चीज पर अगर राय विमर्श करना है, तो उनके लिए दो संगठन बनाया गया था। दो संगठन था, वो संगठन था सभा एवं समिति। सभा, देखिए आज भी हमारे जो भारतीय इतिहास में है बाबू, शासन व्यवस्था इन्हीं वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। उस समय सभा उच्च कुल का और समिति निम्न कुल का संचालन करता था। सभा जो है बाबू श्रेष्ठ लोगों का एवं समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सभा को आप बता सकते हैं उच्च सदन। उच्च सदन मतलब क्या? उच्च सदन मतलब क्या आप कहिएगा? उच्च सदन मतलब राज्यसभा, समझ गए। उच्च सदन है मतलब ये राज्यसभा है। तो सभा उस समय समझो कि राज्यसभा था, और समिति उस समय लोकसभा। जो भी लोग, राज्यसभा किसका करता है? उच्च सदन है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल कहीं देख रहे थे कि लोकसभा का जो कारपेट होता है ना बिछा हुआ वो नीचे, वो कौन से कलर का होता है? तो लोकसभा में जो कारपेट नीचे बिछाया जाता है ना, चटाई जिसे आप कह सकते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का? हरे रंग का। लेकिन अगर राज्यसभा में देखिएगा तो वो होगा लाल कलर का। वहां राज्यों का राजशाही बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे राज्यसभा में, इसलिए रेड कारपेट रहेगा। लेकिन आप लोकसभा में देखिएगा कि ग्रीन कारपेट रहेगा, क्योंकि वहां जनता से जुड़े हुए मामले के डिस्कशन होते हैं। लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहते हैं हम जनता का सेवक, इसलिए वहां हरे प्रकार के कारपेट उपयोग किया जाता है, हरे प्रकार की चटाई उपयोग। तो ये दोनों क्वेश्चन जरा ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में कौन से कलर का कारपेट उपयोग होता है? तो रेड कलर का, लोकसभा में ग्रीन कलर का, समझ गए। चलिए आइए, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था को क्या कहते थे? सभा एवं समिति। सभा उच्च लोगों का, जबकि समिति निम्न लोग का, समझ गए। और जो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा भी अध्यक्ष कहलाते हैं ना, उस समय सभा और समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। पूछेगा वैदिक सभ्यता के दौरान राजा को सलाह दी जाने वाली संस्था सभा एवं समिति के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो ईशान। डिटेल में आसानी से एक सब्जेक्ट अगर उठा रहे हैं एक चैप्टर तो उसको पूरे क्लियर करिए, ना कि अधूरा एकदम कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ के निकल गए। वो अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक हो जाता है, समझ गए। उसको क्या कहा जाता था? ईशान, समझ गए। ऋग वैदिक काल के दौरान सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं इंद्र के जगह पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाएंगे हमारा कौन? प्रजापति। तो ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय देवता कौन माने जाते थे? इंद्र। प्रिय इसलिए क्योंकि उस समय मुख्य रूप से जल के लिए जो स्रोत माना जाता था वो माना जाता था वर्षा, और वर्षा का जल पर ही लोग डिपेंडेंट रहते थे। तो अगर बारिश ना होगी तो सभी जगह सूखा पड़ जाता था,
समझ गए। तो इंद्र को ज्यादा उस समय माना जाता था क्योंकि वर्षा के देवता हैं, उन्हीं से कृषि, फसल, नदी, तालाब वगैरह में पानी हुआ जाता था। तो वो पूछेगा कि ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय देवता कौन से थे, तो इंद्र। लेकिन अगर देवता और व्यक्ति, मनुष्य के बीच मध्यस्थता, मध्यस्थता मतलब सहयोग या कहिए मिलाने वाला की भूमिका निभाने की बात कहे तो कहे कौन, अग्नि। अग्नि कुंड प्रज्वलित कर करके यज्ञ वगैरह होता था। तो देखिएगा सबसे पहले अग्नि जलाया जाएगा। अभी इंद्र भगवान अग्नि की स्तुति करनी है तो यज्ञ करेंगे, यज्ञ में क्या चलाएंगे, अग्नि। इसलिए देखिएगा ऋग वैदिक काल का जो सबसे कोई भी मंडल आप उठाइएगा उसमें पहला श्लोक इन्हीं अग्नि को समर्पित है। पूछेगा ऋग्वेद में किसी भी मंडल का जो पहला श्लोक है वो किसको समर्पित है, तो अग्नि को। समझ गए। तो ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय देवता इंद्र, लेकिन जनता और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता अग्नि। समझ गए। फिर से समझ लेते हैं बाबू, ऋग वैदिक काल के दौरान सभ्यताएं कैसी, ग्रामीण सभ्यता। समझ गए। ग्राम के मुखिया को कहेंगे ग्रामणी, जो विष की देखरेख करेगा विषपति, जो घर का मुखिया होता था वो पितृप्रधान समाज है। पूछेगा सभ्यताएं समाज कैसा था, तो पितृप्रधान अर्थात पिता को कुलव कहा जाता था। पूरे सारे लोगों को देख रेख करा तो राजन, राजा की सलाह देने के लिए सभा एवं समिति, और उसके अध्यक्ष को ईशान। सबसे प्रिय देवता इंद्र, तो सब देवता और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि। ऋग वैदिक काल के दौरान एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लोग किसी व्यक्ति को कर्ज दिया करते थे उधार, और उसके बदले जो सूद लिया करते थे, सूद उसको बोलते हैं, उसको बड़ा ही हीन भावना से देखा जाता था। उसको कहा जाता कि तुम सूदखोर है, बैकनॉट, सूदखोर। ऋग वैदिक काल के दौरान ऋण दे करके ब्याज लाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था बैकनॉट अर्थात सूदखोर। समझ गए। पूछेगा ऋग वैदिक काल के दौरान या वैदिक काल के दौरान जो व्यक्ति सूद पर पैसा लगाया करता था उसको कहा जाता था सूदखोर या बैकनॉट, जबकि जो खुर घूम घूम कर माने व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के व्यापार करते थे, उसको कहा जाता था पनी। पूछेगा वैदिक सभ्यता के दौरान दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था पनी, घूम फिर कर जो व्यापार किया करते थे। समझ गए। चलिए इधर आते हैं। अब इस ऋग वैदिक काल में 2 से 3 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने जा रहा है कि ऋग वैदिक काल के दौरान या वैदिक काल के दौरान सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वो नदी हमारी है सरस्वती। सरस्वती को उस समय जाना जाता था नदीतमा, मातेतमा, इधर आइए, मातेतमा या देवीतमा। समझ गए। तो पूछ दे वैदिक सभ्यता के दौरान सबसे प्रमुख नदी या महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वो नदी थी हमारी सरस्वती। सरस्वती को उस समय कहा जाता था नदीतमा, मातेतमा या देवीतमा। जबकि अगर ये पूछ दे कि ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सरस्वती है। लेकिन पूछ दे कि ऋग वैदिक काल के दौरान गंगा नदी का उल्लेख कई बार मिलता है वर्णन, तो वो है मात्र 1 बार। यमुना नदी का 3 बार, जबकि सबसे अधिक बार वैदिक ग्रंथों में चर्चाएं होती है उसी सिंधु नदी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके इर्द गिर्द बसेगा। तो सबसे अधिक बार चर्चा कौन सी नदी की, तो सिंधु नदी की। गंगा नदी का कितनी बार, तो 1 बार। यमुना नदी का पूछेगा तो 3 बार। तो फिर से समझ लेते हैं ऋग वैदिक नदियों के बारे में। ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। सरस्वती को और किस नाम से जाना जाता था, तो नदीतमा, मातेतमा। देखिए नदीतमा, मातेतमा या देवीतमा। समझ गए। जबकि ऋग वैदिक काल के दौरान गंगा नदी का कितनी बार, 1 बार। यमुना नदी का 3 बार तथा सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख होता है। समझ गए। तो ऋग वैदिक काल हम समझ चुके हैं। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल अगर आपको ध्यान है तो उत्तर वैदिक काल आसानी से याद रह जाएगा। ऋग वैदिक काल किसको कहेंगे, जिस वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसको ऋग वैदिक काल कहेंगे। उत्तर वैदिक काल किसको कहेंगे बाबू, ऋग्वेद को छोड़ करके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अर्थात शेष 3 वेदों की रचना जिस काल में हुई है उसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। याद करिए ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय देवता कौन थे, अग्नि ना, अति 1 मिनट, इंद्र।
सॉरी सबसे प्रिय देवता इंद्र, इसलिए क्योंकि वर्षा के लिए डिपेंडेंट रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग क्या रहे हैं, बड़े बड़े तालाब जल स्रोत वगैरह मिलने लगे, जले मोटर बोट ये सब हो गया। कल कह रहे यार इंद्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, बारिश वारिश होगा तो समझ लेंगे, थोड़ा बहुत समझ गए। तो इंद्र के जगह पर सबसे प्रिय देवता माने जाने लगे प्रजापति। पूछेगा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता हो गए थे प्रजापति, समझ गए। ऋग वैदिक काल के दौरान जो सभी जनता के देख ले कहता था उसको राजन, उसी राजन को बैठने के लिए जब राजगद्दी पर बैठा जाता था तो उत्तर वैदिक काल के दौरान राजसूय यज्ञ किया जाता था। याद करिए राम भगवान जब अयोध्या लौटे थे हमारे प्रभु श्री राम, तो उनको राज सिंहासन पर बैठे, उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया था, जो लव कुश वाली कहानी है, समझ रहे हैं ना, वही राजसूय यज्ञ। तो पूछेगा उत्तर वैदिक काल के दौरान राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ कराया जाता था, तो राजसूय यज्ञ, समझ गए। चलिए, व्यक्तियों के वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में देखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की चर्चाएं आपको मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋग वैदिक काल के दौरान खासियत ये थी कि किसी भी व्यक्ति का जात, जिसे आप उस समय वर्ण कह सकते हैं किताबी भाषा में, अभी बोलचाल की भाषा में सिंपल सा कास्ट कहिए, उसका निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता था। कोई व्यक्ति जिस कुल में जन्म लिया उससे कोई मतलब नहीं, अगर वो पढ़ लिख रहा है, बहुत नॉलेजेबल है तो उसको ब्राह्मण कहिए, जो लड़ने झगड़ने में भाग ले रहा है उसको कहिएगा लड़ाई झगड़ा में, उसको क्षत्रिय कहिए, जो घूम फिर कर व्यापार कर रहा है वो व्यापारी हो गया वैश्य, और जो नीचे स्तर का काम कर रहा है उसको शूद्र। लेकिन यही जब उत्तर वैदिक काल में आइएगा, जो अभी तक देखिए ये सभ्यताएं चली आ रही है, आप जिस कुल में पैदा लीजिएगा, जिस कास्ट में आप पैदा लीजिएगा, उसी कास्ट का ऑटोमेटिक बन जाइएगा। तो ऋग वैदिक काल के दौरान वर्ण का निर्धारण होता था कर्म के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान वर्ण का निर्धारण होने लगा बाबू जन्म के दौरान। पूछेगा किस काल में, या इस तरह से पूछेगा व्यक्तियों का वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था उत्तर वैदिक। गोत्र आपको मम्मी पापा से पूछेगा, बताएंगे जिस जाति में है आप हैं उसको गोत्र के आधार पर उसमें बताया जाता है कि इस गोत्र के आप हैं, समझ गए। चलिए आते हैं ऋग वैदिक काल के दौरान, देखिएगा उत्तर वैदिक बाबू, ऋग वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक काल के दौरान हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को नहीं समझ रहे हैं, हल को ऐसे देखिएगा पकड़ेगा तो हल को सिरा, और जो लकीर खींचा जाता है उसको सीता। कैसे याद रखिएगा, याद करिए हमारी जो जानकी माता है, माता सीता, उनको जब जनक जी क्या कर रहे थे, हल जुताई कर रहे थे, तो जुताई करते वक्त सीता माता हमारी मिली थी, जानकी माँ, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा हल रेखा खींच रहे हैं जिससे हमारी माता सीता मिले, तो उसको याद रखेंगे सीता, तो हल रेखा को सीता और हल को सिरा कहेंगे। तो पूछेगा ऋग उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान हल को कहा जाता था सिरा और हल रेखा को सीता। देखिए उत्तर वैदिक काल के दौरान हल को कहा जाता था सिरा और हल रेखा को सीता, समझ गए। सर्वप्रथम पक्की ईंटों का साक्ष्य कौन से काल में हमको मिला, तो वो मिला उत्तर वैदिक काल में। कहां से प्राप्त हुआ था, तो कौशाम्बी से। पूछेगा सर्वप्रथम पक्की ईंटों का साक्ष्य आपको कौन से काल में प्राप्त हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में। कहां से, कौशाम्बी से, समझ गए। चलिए इधर आते हैं, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान लिखी गई प्रमुख पुस्तक। तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख 2 पुस्तक है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप वेदव्यास रख सकते हैं, समझ गए। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, एक रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई और दूसरा महाभारत जो वेदव्यास द्वारा लिखी गई, ये दोनों ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल के दौरान ही हुई थी। पूछेगा महाभारत की रचना किस काल में हुई थी, ऋग वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल। रामायण की रचना किस काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में, समझ गए। रामायण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। अगर पूछ दे महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। इसी महाभारत का पुराना नाम आप देखिएगा ना तो इसको कहा जाता है जय संहिता। चलिए आइए महाभारत का, पहले आइए उत्तर वैदिक काल के दौरान महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी ग्रंथ, रामायण
अब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, पूछेगा महाभारत के रचनाकार वेद व्यास, रामायण के रचनाकार वेद व्यास, रामायण की रचना किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। समझ गए? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। महाभारत की रचना किसने? वेद व्यास ने। और इसका पुराना नाम देखिएगा तो पुराना नाम आपको क्या मिलेगा? जय संहिता। जबकि इसका फारसी अनुवाद जाना जाता था बाबू उस समय रज्मनामा के नाम से। किस नाम से? रज्मनामा। तो फिर से उत्तर वैदिक काल को देख लें। उत्तर वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय देवता इंद्र के जगह पर हो गए प्रजापति। राजा के जो राज्य अभिषेक होता है उसके लिए कौन सा यज्ञ? राजसूय। समझ गए? कौन सा यज्ञ? राजसूय। जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण जो होने लगा वो कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से पहले ऋग वैदिक काल में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। समझ गए? उत्तर वैदिक काल के दौरान ही गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। समझ गए? उत्तर वैदिक काल के दौरान हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। पक्की ईंटों का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला है हमको? कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में, कौशाम्बी से। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। कौन से काल में महाभारत की रचना हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। समझ गए? महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। कौन से काल में महाभारत की रचना हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और फारसी अनुवाद रज्मनामा। तो आपका लगभग वैदिक काल तो जो था वो हो गया है आपका। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उसके बाद प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे बाबू प्राचीन इतिहास को समझने के स्रोत कौन कौन है, जिसकी समय अवधि 2.5 लाख ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व है। पहला धर्म ग्रंथ। आइए इसको समझाते हैं 2 मिनट के लिए। आइए ना, पहला किसको समझेंगे हम बाबू? धर्म ग्रंथ। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा विदेशियों का विवरण। चौथा पुरातत्व। धर्म ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे? वेद, जिसके रचनाकार आप और ऐसे। उपनिषद, उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास। पुराण, पुराण के रचनाकार कौन? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम पढ़ेंगे राजतरंगिणी या राजतरंगिणी जो कल्हन द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा। विदेशियों का विवरण में मेगास्थनीज का जैसे हेनसोंग, इब्न बतूता, अलबरूनी। समझ गए? इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, शिलालेख और स्मारक। समझ गए? अब इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा ग्रंथ स्टार्ट होने जा रहा है बाबू, वो ग्रंथ हमारा है क्या? वेद। वेद क्या है? वेद के रचनाकार कौन है? वेद के संकलन करता कौन है? वेद कितने प्रकार के होते हैं या वेद की संख्या कितनी है? कौन सा वेद सबसे प्राचीन है और कौन सा वेद सबसे बाद का है? 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? और चारों वेदों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? या वैदिक ग्रंथों को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रुति, जो सुना हुआ। तो इस वेद के बारे में हम अगले क्लास में आपको पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेद। वेद के साथ हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा आपका पढ़ेंगे बाबू 1 मिनट, आपका सामवेद, और चौथा आप पढ़िएगा अथर्ववेद। तो वेद की संख्या मुख्यतः कितनी? 4। आइए ना, इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इन चारों का उपवेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? तो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री या होता। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को अर्धवायु बलि दे दी जाती है इसमें, तो इसलिए अर्धवायु। सामवेद को मंत्रों को पढ़िएगा तो उद्गाता, उद्गात्रा, उद्गात्री बोल सकते हैं। लेकिन वही अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़िएगा तो अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद या भेषण वेद, इसलिए इसके पुरोहितों को कहा जाता था ब्रह्मा। इन चारों का उपवेद भी पढ़ेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद का उपवेद कौन सा है और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का अगर उपवेद वेद तो गंधर्व वेद। गंधर्व वेद मतलब समझते हैं, जिसे आज आप प्रेम विवाह कहते हैं।
पहले गंधर्व कन्याओं के माध्यम से उस तरह से विवाह हुआ करता था। उसी के बाद आइएगा सामवेद, सामवेद में आइएगा तो धनुर्वेद, धनु विद्या जो चलाने के लिए सिखाए बाबू। और लास्ट हम पढ़ेंगे अथर्ववेद, जिसे हम शिल्प वेद, उसका उपवेद आता है। इस तरह से हम ऋग्वेद को, यजुर्वेद, सामवेद, इस सारे की डिटेल हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना, फिर अगले दिन। और एक चीज और आपसे हम चाहेंगे कि जीके का क्लास अगर आपको ठीक लगता है तो थोड़ा बहुत जरूर सजेस्ट करिएगा कि हाँ सर जीके का क्लास दिया जाए या नहीं दिया जाए। हम बार बार करें, आपको अगर अच्छा लगता है, समझ में अगर 10% बातें भी आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखिए। क्या है ना, सीखने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। अगर हम सीखेंगे तो सीख, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। हो सके आपको 10% ही फायदा कर दे, लेकिन एक चीज तो हम कम से कम कहते हैं, जितना हम जीके आपको बताने जा रहे हैं बाबू, ये आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एसआई तक में कहीं दिक्कत नहीं होगा। बीपीएससी तक में आपको लगभग मिल ही जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी विशेष आपको यूपीएससी और भी सेक्टर है तो बाबू आप समझ सकते हैं। हम यहाँ तक आपको लगभग बिहार सरकार की जितनी एग्जामें होती है उसको हम देख लेंगे, चाहे आपका केंद्र सरकार का हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। और एक चीज और हम आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, चूंकि ये पहला क्लास है, ये टोटल थ्योरी का क्लास चल रहा, इसके टोटल कम से कम आपको 50 से 60, हो सके कि 100 क्वेश्चन के एवरेज में भी आ जाए। पीवाईक्यू हल करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, समझ गए ना। जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका हल करेंगे। जैसे वहां हम हल करेंगे कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता, समझ गए। ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, समझ में आ रहा। ऋग वैदिक काल की समय अवधि है 1500 से 1000। आर्य मुख्यतः निवासी थे, 4 गो ऑप्शन दिले रहेगा। तो सारा का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करेंगे। अभी थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए, इसका 2 से 3 को वीडियो डालेंगे। तो 2 वीडियो अगर थ्योरी का रहेगा तो 1 वीडियो पूरे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा, और इस प्रकार वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, समय भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कोशिश करते हैं अगले वीडियो में आपको पूरे वेद के बारे में, चारों वेद जो हमारा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दे। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तो चलिए बाबू आज के लिए रहने दिया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है।